हर इंसान की बॉडी में आहार नली स्टार्ट हो जाती है हमारे मुंह से। हमारे मुंह से आहार नली स्टार्ट होती है और हमारे पेट तक, छाती और पेट के बीच का जो पार्ट है वहां तक ये पूरी आहार नली रहती है। इसकी लंबाई कम से कम 40 सेंटीमीटर होती है। सो यहाँ से लेके नीचे, गले के पार्ट से लेके नीचे तक किसी भी जगह में आहार नली में अगर कोई कैंसर की गांठ होती है तो उसे हम ईसोफेजियल कैंसर बोलते हैं। आहार नली में नॉर्मली 2 टाइप के कैंसर देखने मिलते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है? ये 2 मेन कारण हैं। हमारे इंडिया जैसी कंट्री में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का इंसिडेंस ज़्यादा है। फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में एडिनोकार्सिनोमा टाइप ऑफ ईसोफेगस कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। सो अगर हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के रीज़न्स देखें, तो उसमें अगेन अल्कोहल कंज़म्पशन सबसे नंबर 1 है। बीड़ी, सिगरेट का सेवन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है इसके कॉज़ कराने में। उसके अलावा अगेन जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ बॉडी में हमारे फैमिलियल सिंड्रोम्स होते हैं। सिंड्रोम्स यानी कि ऐसी बीमारियाँ जो हमारे फैमिली से इनहेरिटेंस में हमें मिला है, जेनेटिक फैक्टर्स के कारण। तो वैसे कुछ 4-5 सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें ईसोफेगस कैंसर कॉमन होता है। लाइक इवान सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसमें ये कैंसर कॉमनली पाया जाता है, ईसोफेगस कैंसर। सो ये मेन रीजंस होते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के। अगर हम एडिनोकार्सिनोमा टाइप ऑफ ईसोफेगस कैंसर को देखें, तो उसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, आपने देखा होगा कुछ लोगों को एसिड रिफ्लक्स की शिकायत होती है। मतलब कि रात में सोते हैं तो उन्हें मुंह में एसिड आता है, छाती में जलन होती है खाने के बाद। तो बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी को 15-20 साल तक ये शिकायत है, तो उन्हें डेफिनिटली, स्पेशली आफ्टर 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज, एंडोस्कोपी करके ईसोफेगस की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि इन पेशेंट्स में एडिनोकार्सिनोमा आगे जाकर एडिनोकार्सिनोमा कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है कि खाने के बाद पेशेंट को आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद छाती में, इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक दर्द होता है उन्हें। ऑब्वियसली क्योंकि गांठ हमारी ट्यूमर के कारण बंद हो रही है नली, तो कुछ भी वहां से पास होगा तो उसे पेशेंट को पेन होगा। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है। फिर उसके अलावा अगर हम दूसरे सिम्टम्स देखें तो सॉलिड फूड खाने में पेशेंट को डिफिकल्टी होना, यानी कि डिस्फेजिया, हम उसे टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं डिस्फेजिया। सो डिस्फेजिया फॉर सॉलिड फूड्स। सो पेशेंट सबसे पहले ये बोलेगा कि सर हम लिक्विड फूड ले सकते हैं, लेकिन मैं रोटी या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ या अखरोट खाता हूँ या ऐसा कुछ भी हार्ड फूड खाता हूँ, तो वो यहाँ पे मुझे छाती में दर्द होता है या फिर वो अटक जाता है और थोड़े टाइम के बाद वो वॉमिट होके निकल जाता है। सो ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट कारण होते हैं। इसके अलावा ये अर्ली स्टेजेस में होता है। अगर एडवांस स्टेजेस में अगर हम देखें, तो वापस फिर वही वेट लॉस होना, कमजोरी होना, अ, अगर लंग्स में फैल जाए आहार नली का कैंसर तो जल्दी सांस फूल जाना, ये एडवांस स्टेजेस के लक्षण होते हैं। जब भी पेशेंट हमारे पास ये डिस्फेजिया की कंप्लेंट्स लेके आते हैं, तो सबसे पहला टेस्ट जो हम ऑर्डर करते हैं वो होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। मतलब कि मुंह से दूरबीन उतार के हम देखते हैं कि आहार नली में पूरा हम यहाँ से लेके नीचे तक स्कैन करते हैं, और अगर उसमें कोई भी सस्पिशियस कोई कैंसर की गांठ लगती है तो उसमें हम बायोप्सी लेके उसको हम कंफर्म करते हैं। और उसके बाद फिर अगर उसमें कैंसर आता है, तो फिर हम छाती का सीटी स्कैन या फिर पेट स्कैन ओवरऑल स्टेजिंग के लिए करवाते हैं। ऑपरेशन दूरबीन से भी हो सकता है, छाती में कट रख के भी हो सकता है। तो दूरबीन के ऑपरेशन में पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, कोई छाती में कोई कट नहीं आता है तो उन्हें पेन भी कम होता है। उसके अलावा अगर थोड़ा-सा एडवांस स्टेज है, लाइक स्टेज 2 या स्टेज 3, तो उसमें हम कीमो और रेडिएशन पहले देते हैं। उसके बाद बीमारी को हम डाउन स्टेज करते हैं, यानी कि उसको तीसरे स्टेज से दूसरे या पहले स्टेज में लाते हैं। उसके बाद फिर हम ऑपरेशन करते हैं। और अगर 4th स्टेज में है, तो उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से इससे ही हम ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑपरेशन का कोई रोल नहीं होता है स्टेज 4। अगर हम ये सिम्पटम्स को बहुत टाइम तक इग्नोर करते हैं, तो उसमें किसी भी कैंसर, नॉट जस्ट ईसोफेजियल कैंसर, किसी भी कैंसर का कॉम्प्लिकेशन एक ये होता है कि वो स्टेज 1, स्टेज 2 से स्टेज 4 हो सकता है। मतलब कि आहार नली से वो किसी और जगह हमारे शरीर में फैल सकता है, जैसे कि लंग्स या लिवर या ब्रेन या फिर पेट में लिम्फ नोड्स की गांठ बना लेना। सो ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है। और अगर एक बार कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 से स्टेज 4 हो गया है, तो फिर उसे हम इनक्योरेबल बोलते हैं। इनक्योरेबल यानी कि हम उसे ठीक नहीं कर सकते। हम उसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम आदमी की लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम उसे क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है किसी भी कैंसर को अगर आप लंबे टाइम तक इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी नए चेंजेस आते हैं, कोई भी नए सिम्पटम्स आते हैं,
तो आप इमीडिएटली उसको इन्वेस्टिगेट करवाइए, डॉक्टर को मिलिए, जाँच करवाइए, उससे डरिए मत। अगर वो कैंसर की गाँठ होगी, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो एडवांस स्टेज में कन्वर्ट हो सकती है और आपके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। इसमें हम हमारी बॉडी का ही एक पार्ट यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी का जो पार्ट है, पेट है जो स्टमक, उसी का ट्यूब बना के हम ऊपर जोड़ रहे हैं। तो पहली बात तो इसमें हम बाहर से कुछ लेके लगा नहीं रहे हैं, हमारी बॉडी का ही पार्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। और पेशेंट की भूख में इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, इस ट्रीटमेंट के बाद, सर्जरी के बाद। जब तक पेशेंट का रेडिएशन, कीमोथेरेपी वगैरह थोड़ा बहुत चलता रहता है, ऑपरेशन के बाद कभी-कभी कुछ पेशेंट में हमें देना पड़ता है वो। तो वो उस 1 या 2 महीने के दौरान पेशेंट की भूख थोड़ी कम हो सकती है बिकॉज़ ऑफ द ट्रीटमेंट। बट एक बार 5 से 6 महीने निकल जाते हैं, तो उसके बाद पेशेंट नॉर्मल पहले के जैसे ही हमारी लाइफ लीड कर सकता है और उनकी भूख में भी कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो वापस खा सकते हैं। और हमारे कई पेशेंट्स हैं, जो कि 6 महीने के बाद ही 6 से 7 किलो जो उन्होंने ऑलरेडी ऑपरेशन के पहले बीमारी के कारण लूज़ किया होता है, वो वापस 6 से 8 किलो, 10 किलो बढ़ा के आते हैं। तो आदमी नॉर्मल अपनी लाइफ लीड कर सकता है ऑपरेशन के बाद।